साथियों नमस्कार। सत्र 2021-22 के लिए जो शेष समय बचा हुआ है, इस समय में हम बच्चों को कैसे तैयारी कराएं कि हमारा परीक्षा परिणाम बेहतर हो, इससे संबंधित 2 दिसंबर 2021 को एक यूट्यूब लाइव भी हो चुका है, जिसमें बहुत कुछ बताया गया है कार्य योजना के लिए। तो इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, जिससे कि हम पता करें कि हमें जो समय बचा हुआ है दिसंबर से लेके और परीक्षा होने तक, तो इसमें हम बेहतर कार्य योजना कैसे बनाएं और क्या-क्या इसके मुख्य कार्य होंगे। तो हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये जैसे हम देखें कि जब से जो विद्यालय खुले हैं, तो इसके बाद हम लर्निंग गैप को भरने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य करते आ रहे हैं। जैसा कि हमें पता है, जुलाई से जब से विद्यालय आरंभ हुए, तब से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है और उन योजनाओं का लाभ हमारे पढ़ने वाले बच्चों को भी मिल रहा है। जैसे सबसे पहले प्रयास, दक्षता उन्नयन और बेसलाइन, ये हम कर चुके हैं और 28 सितंबर से सभी विद्यार्थियों के लिए दक्षता उन्नयन आधारित उपचारात्मक शिक्षण भी चल रहा है। 6 से 12 सितंबर तक दक्षता उन्नयन और बेसलाइन, इसके बाद ये कार्य हम कर चुके हैं। आगे जैसे कि अभी तैयारी एनएएस के लिए भी 3-5-8 के लिए की थी और शेष बचे हुए समय में हमें पाठ्यक्रम की तैयारी करना है। तो पाठ्यक्रम के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए कुछ हमें निर्धारित करना होगा, कुछ हमारे भी एजेंडे बनाना होंगे। जैसे कि शासन के निर्देशानुसार 50% क्षमता के साथ कोरोना की पुनः आशंका को देखते हुए 50% छात्र क्षमता से विद्यालय खोलने का निर्णय शासन के द्वारा लिया गया है। तो 2 सप्ताह में यानी कि 15 दिसंबर तक कुछ इन बातों का हमें ध्यान रखना है। बच्चों का हमें कुछ ग्रुप बनाने होंगे, मतलब ट्रेस आउट करना होगा। जैसे कि शाला में जितने भी नामांकित बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चे बिल्कुल नहीं आए अभी तक और कितने नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ रहे, आ तो रहे हैं लेकिन वो गैप कर रहे हैं। तो सारे बच्चों को पहले हम इन 2 श्रेणियों में बांटें। फिर ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों से उनके शिक्षक मिशन मोड में फोन यानी कि डिजिटल लैब, इन सबसे साला न आने के कारणों की पहचान करें। जैसे बच्चे कम आ रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो हम उनके क्यों नहीं आ पा रहे हैं, इसकी हम उनको पहचान हमें करना होगी और उनको बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। कोरोना की गाइडलाइन को समझाएं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकें। और इसके साथ साथ संपर्क के दौरान सभी शिक्षक यह सुनिश्चित करें कि जो भी विद्यार्थी नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, उनके पास सीखने के सभी संसाधन जैसे कि वर्कबुक, पाठ्यपुस्तक इत्यादि घर पर ही उपलब्ध है और विद्यार्थी घर पर ही अभ्यास कर रहे हैं। ये भी हमें सुनिश्चित करना होगा। जो विद्यार्थी नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें ये सभी जो हमें ट्रैकिंग करना है बच्चों की विभिन्न आधारों पर, इस कार्य को हमें 15 दिसंबर तक पूर्ण करने के पश्चात अपने शाला प्रमुख को अवगत कराएं। नेक्स्ट हमें और क्या करना होगा, ये हम देखते हैं। लर्निंग गैप की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये जानना आवश्यक है कि विद्यार्थियों का वर्तमान में सीखने का स्तर क्या है। जैसा कि हम बेसलाइन टेस्ट ले चुके हैं सभी बच्चों का, उसके बाद दक्षता उन्नयन पर आधारित जो वर्कबुक है, ये सभी बच्चे कर रहे हैं। तो वर्कबुक और उसके बाद प्रत्येक 15 दिन के बाद बच्चों की हम ट्रैकिंग भी कर रहे हैं। जो भी छात्र हैं उनके स्तरों की हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। बच्चों की ट्रैकिंग कैसे करना है, तो ट्रैकर शीट के माध्यम से हमने एक वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। उस वीडियो के हिसाब से आप ट्रैकिंग करें और जो आपका बच्चे का बेसलाइन टेस्ट में स्तर था, उसे आप देख सकते हैं कितना उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ये सभी ये सीएसईज के लिए है कि 5 दिसंबर तक एंट्री कराना सुनिश्चित इसकी करना है कि विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों की संख्या जानने हेतु व्हाट्सएप के माध्यम से गूगल फॉर्म की लिंक भेजी जाएगी कि आपके विद्यालय में किस समूह में कितने बच्चे हैं। जो अंकुर और तरुण समूह बनाए गए हैं, तो कुल दर्ज संख्या की हमें उसमें लिखना होगा समूहवार संख्या। सभी शाला प्रमुख अपेक्षा है कि इस फॉर्म को प्राथमिकता से भरना सुनिश्चित करें।
जिससे उपलब्ध डाटा के आधार पर संकुल, ब्लॉक, जिला लेवल पर रणनीति बनाकर कार्य किया जा सके। जैसा कि हमें YouTube के माध्यम से भी बताया है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप राज्य शिक्षा केंद्र पर जो YouTube लाइव अपलोड हुआ है उसे भी आप देख सकते हैं। और आगे के सप्ताहों में ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में बढ़ोतरी हो और सभी विद्यार्थी अंकुर से तरुण स्तर पर आ जाए। इसलिए 2 सप्ताह में यानी कि 1 से 18 दिसंबर तक हमें इसको एक अभियान की तरह चलाना है और दक्षता उन्नयन में जो भी वर्कशीट बच्चे नहीं भर पाए हैं किसी भी कारणवश, उन्हें हमें ट्रेस आउट करके उनसे वर्कशीट पर कार्य कराना होगा, चाहे रिमेडियल क्लास हम लगाएं या गृह संपर्क के दौरान उन्हें हम इस चीज को बता सके। इसके बाद इस अभियान के दौरान सभी विद्यार्थी अभ्यास के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना है कि जो वर्कशीट रह गई है बच्चे की, चाहे वो अंकुर समूह की हो या तरुण समूह की हो, उन सभी पर कार्य कराएं। जो बची हुई वर्कशीट है उसे हम समय रहते हुए पूरा करें। ये जो ट्रैकर शीट है, जैसा कि हमने बताया था कि इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि बच्चों के हमें यहाँ नाम लिखना है सभी बच्चों के। अब जो समूह वार नाम हम इसमें लिखें, पहले हमने प्रत्येक कक्षा का बेसलाइन लिया, उससे समूह निर्धारित किए, तो अंकुर समूह का और तरुण समूह का। अंकुर समूह होता है, इसका स्तर यहाँ से शुरू होता है, तो ये अंकुर के सारे स्तर दिए गए हैं। और तरुण समूह है, तरुण में ये जब वो पूरा कर लेता है, यहाँ बच्चा आ जाता है इसमें, तो ये तरुण समूह में आ जाता है। तो इसके समूहवार अलग अलग बच्चों की लिस्ट बना के प्रत्येक 15 दिन में हमें ट्रैक करना है कि उसके स्तर में कुछ प्रगति हुई या नहीं। कैसे ट्रैक करना है, इस तरह से मेरा एक पूर्व में भी इस पर वीडियो डला हुआ है जिसे आप ट्रैकर के द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें आगे और क्या करना होगा बचे हुए समय में। जो अभी लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए एक क्लास पहले का इसमें मटेरियल दिया गया है। जैसे अगर कक्षा 5 की हम किसी बुक को देख रहे हैं तो इसमें कक्षा 4 की सामग्री होगी, कक्षा 2 का जो है इसमें कक्षा 1 की होगी, तो 2 से लेकर के 8 तक इस तरह की ब्रिज कोर्स के माध्यम से यानी कि N-1 शिक्षण पद्धति के आधार पर लर्निंग गैप सामग्री है। इसकी जो अवधारणात्मक जो सामग्री दी गई है उसे हम समय सीमा में कराने का प्रयास करें, जिससे कि जो छात्र का लर्निंग लॉस हुआ है वो पूरा हो सके। तो इस चीज के लिए हमें ये डेट दी गई है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले अनियमित विद्यार्थियों की सूची बनाएं और उपस्थित न रहने वालों की सूची। ये कार्य हमें 15 दिसंबर तक करना है। तो ये सभी शिक्षक और शाला प्रमुखों की जिम्मेदारी बन जाती है। इस चीज को हम भली भांति अच्छी तरह से पढ़ लें। और तो ये तो बच्चों की ट्रेसिंग के लिए है, किस तरह से हमें ट्रेस करना है, किस बच्चे को किस समूह में हम रखें। दूसरा, जो कि हमने अभी बेसलाइन टेस्ट लिया था, तो बेसलाइन टेस्ट में जो समूह निकल करके आए हैं उन समूहों को हमें 5 दिसंबर तक अपने CSE के माध्यम से इसे अपलोड करवाना है। और लर्निंग ट्रैकिंग के माध्यम से बच्चों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग भी करना है और शिक्षक साथी इसे बना करके जरूर रख ले। तो इसके बाद 19 तारीख से हमें मुख्य रूप से ब्रिज कोर्स के ऊपर कार्य करना है, जब ये सारे कार्य हम बच्चों के साथ में कर चुके होंगे तब। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिला ब्लॉक अधिकारियों के लिए भी ये सभी जो ऑनलाइन करना है 5 दिसंबर तक। अंकुर स्तर के विद्यार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाली शालाओं की पहचान करना है कौन कौन सी। ये तभी हो पाएगा जब हम 5 दिसंबर तक इसकी ऑनलाइन फीडिंग करवा लेंगे। 10 तारीख तक जो भी शालाएं अंकुर में जिनमें ज्यादा बच्चे हैं उनकी हमें ट्रेसिंग करना है। अनियमित रूप से उपस्थिति वालों की सूची जो बनाना है वो 15 तारीख तक पूरी बन जाना चाहिए। सभी शालाओं में आकर इसमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग भी शाला दर्पण के माध्यम से होती रहेगी। इसलिए हमें इन परेशानियों से बचने के लिए ये जो डेट निर्धारित है इससे पहले हमें सारे बच्चों की ट्रेसिंग और जो ट्रैकर हमें भरना है वो पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद जो योजना बनाना है कार्य योजना का निर्माण और डाटा पर आधारित हो। पाठ्यक्रम का भी हमें निर्धारण करना है, किस पाठ्यक्रम को हमें कब कैसे पढ़ाना है, इसका भी एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो पाठ्यक्रम कार्य योजना का निर्माण कैसे करें।
इस तरह का एक ये फॉर्मेट है कि समयावधि। तो इसमें जैसे कि हम जो टीचर डायरी लिखते थे सेम उसी टाइप से इसको हमें भरना है कि दिनांक और माह, यहाँ हमें डेट लिख देना है और कि किस डेट को हमें कौन सा पूरा कार्य करना है। या साप्ताहिक अगर हम बनाना चाहते हैं कार्य योजना, साप्ताहिक भी बना सकते हैं। ये पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जाना है, जैसे मान के हम चले, लिख लिया हमने यहाँ पर 1 दिसंबर से 7 दिसंबर, तो यहाँ इसमें पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के बाद अध्ययन के परिणाम यानी लर्निंग आउटकम्स आपके क्या है, कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स को आप लेना चाहते हैं, उसका अवधारणा क्षेत्र क्या है, कंसेप्ट एरिया क्या है, उसका नाम हमें लिखना है, पाठ का नाम और क्रमांक, ये हमें पाठ का नाम कि ये जो अवधारणा क्षेत्र है, लर्निंग आउटकम है, पुस्तक के किस पाठ पर होगा और उसका पृष्ठ क्रमांक क्या होगा। इसके बाद टीएलएम आप इसमें क्या यूज करेंगे, उस टीएलएम का नाम और अनुमानित कालखंड यानी कितने पीरियड में, कितने कालखंडों में इसको हम पूरा करा लेंगे। और गृह कार्य और कक्षा कार्य, जैसा कि पूर्व में जो लर्निंग लॉस के कारण एक पुनर्नियोजित पाठ्यक्रम आया था, इसमें पूरे पाठ्यक्रम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पाठ्यक्रम का कुछ भाग हमें कक्षा कार्य के दौरान बच्चों को कराना है और जो काम कक्षा कार्य में के अलावा घर से भी हो सकता है उसे हमें प्रोजेक्ट के रूप में देना है। तो हमें इस तरह से जो प्रोजेक्ट कार्य है तो गृह कार्य के रूप में हम लिखे यहाँ पर, और यदि कक्षा में अगर करा रहे हैं तो कक्षा कार्य के आपने इस जो लर्निंग आउटकम्स है इसे हमने कहाँ पूरा कराया है, कक्षा में कराना चाहते हैं या उसे गृह कार्य देना चाहते हैं, तो हम ये रणनीति दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक बनाए जिससे कि कार्य योजना बनने के बाद हमें कक्षा में कार्य करने में कुछ आसानी हो। साथियों, जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस कार्य योजना को विस्तृत रूप से समझने के लिए जो YouTube लाइव हुआ है आरएसके का उसे जरूर देखें अगर कोई परेशानी आती है तो। थैंक यू।